Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. तो इस वीडियो में हम BPCC 101 की यूनिट 2 को आज कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट हो रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो अब तक ना देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। और हम सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। प्रीवियस पार्ट में भी हमने टोटल 12 सब फील्ड्स कवर कर ली थी और आज भी हम सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। साथ में साइकोलॉजी इन इंडिया ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, इस पॉइंट को भी आज कंप्लीट करके इस यूनिट को आज हम ख़त्म कर देंगे। और बिना देर लगे स्टार्ट कर देते हैं। 13 है कम्युनिटी साइकोलॉजी। दिस फील्ड अप्लाइज टू द कम्युनिटी वाइड मेंटल हेल्थ थ्रू रिसर्च, एजुकेशन एंड कंसल्टेशन। अब ये फील्ड किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं करती है, पूरी कम्युनिटी के साथ डील करती है। उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, एक पूरी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ रिसर्च के थ्रू, अपनी एजुकेशन के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू, इन सब के थ्रू एक बड़ी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ को ये इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। साइकोलॉजिस्ट अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, आइडियाज़ एंड पॉइंट ऑफ व्यू टू हेल्प सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स एंड हेल्प इंडिविजुअल इन अडेप्टिंग टू देयर वर्क एंड लिविंग ग्रुप्स। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो अपनी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको अप्लाई करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिससे कि सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सके। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे कि लोग आपस में घुल मिल नहीं पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इस तरीके की प्रॉब्लम्स। हेल्प इंडिविजुअल इन अडेप्टिंग टू देयर वर्क एंड लिविंग ग्रुप्स। जैसे कोई पर्सन है, वो किसी कंपनी में काम करता है बट वो लोगों से सोशल नहीं हो पाता, अपने कलीग से सोशल नहीं हो पाता, उनसे बात नहीं कर पाता, तो इसका फ़र्क उसके काम पर भी पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से डील करते हैं। और कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट की जितनी भी प्रिंसिपल आइडियाज़ हैं, जब वो अप्लाई करते हैं उससे क्या मदद मिलती है? कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी है तो वो भी अपने वर्क को अडॉप्ट कर पाता है, अपने लिविंग ग्रुप्स को अडॉप्ट कर पाता है। सम कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट आर एसेंशियली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कुछ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। एंड दे स्पेशली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स टू रीच दोज पीपल इन द कम्युनिटी हु हैव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और हु आर लाइकली टू हैव सच प्रॉब्लम्स। अब कम्युनिटी साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम एक बड़ी कम्युनिटी पे वर्क करते हैं, बड़ी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी मदद चाहिए होती है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। और इस फील्ड में बहुत सी प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं जिससे कि एक बड़ी कम्युनिटी की हेल्प की जा सके। जितने लोग हैं जिन्हें बिहेवियरल डिसऑर्डर है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो लोग जिन्हें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आगे जाके और हो सकते हैं, उन सबको ट्रीट करा जाता है। दे नॉट ओनली डील विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी मेम्बर्स बट आल्सो अटेम्प्ट टू प्रमोट देयर मेंटल हेल्थ एज वेल एज द मेंटल हेल्थ ऑफ देयर केयर गिवर्स। अभी जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से डील नहीं करते बल्कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट भी करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, उस पर ज़्यादा फोकस दें, उसको ठीक रखें, एज वेल एज द मेंटल हेल्थ ऑफ देयर केयर गिवर्स। अब किसी पर्सन को हेल्थ डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसका जो लोग ध्यान रखते हैं उनकी भी मेंटल हेल्थ पे ये लोग वर्क करते हैं, उनको क्योर करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी फोकस करते हैं। तो ये यहाँ पे कम्युनिटी साइकोलॉजी भी हमने कवर कर लिया है। 14 है कंज्यूमर साइकोलॉजी। इन्वॉल्व इन रिसर्चेज रिलेटेड टू पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर साइकोलॉजी में क्या होता है? सिर्फ कि हम पैकेजिंग के बारे में रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से हम पैकेजिंग करें कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर, जितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है उतनी ज़्यादा उतने ज़्यादा कंज्यूमर्स हमारे पास आते हैं। एडवर्टाइजिंग पे कैसे हम फोकस करें? ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो जिसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो उसमें बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करा जाता है कि बच्चे उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और जब बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो पेरेंट्स को वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर किस किस तरीके के हैं, कौन कौन से कंज्यूमर हैं, किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस सब के बारे में हम कंज्यूमर साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब 15 है काउंसलिंग साइकोलॉजी। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। दिस ब्रांच डील्स विद हेल्पिंग पीपल। इस ब्रांच में लोगों की मदद की जाती है। इंडिविजुअल्स विद पर्सनल प्रॉब्लम्स, वो लोग जिनको पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जिनके इंटरपर्सनल रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं, इस तरीके के रिलेशंस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ डील करती है। करियर चॉइस, अगर आपको करियर में आपको करियर अपना चॉइस करने में दिक्कत है तो उसमें डील करती है। माइल्ड इमोशनल ट्रबल्स, अगर आपको थोड़ी बहुत इमोशनल ट्रबल्स हैं कि आप
जल्दी जल्दी बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, या फिर बहुत जल्दी अपने इमोशंस उनकी आपके हाई हो जाते हैं, या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती है। अब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी? ओवर ईटिंग, कि आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हो या फिर बहुत कम खाते हो। स्लो लर्निंग, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो प्री मैच्योर होते हैं, जो 9 मंथ में बर्थ नहीं होता, जिनका 7th मंथ में या 8 मंथ में बर्थ होता है, तो उनके साथ ये इशू ज़्यादा होता है कि वो स्लो लर्नर होते हैं आगे चल के है। या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि ज़्यादातर सबको होता है कि हमें फोकस हम ज़्यादा नहीं कर पाते, हम पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगा पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो इस सब से ये ब्रांच डील करती है। Nowadays, there are experts are like marriage counselors, family counselors, school counselors, etc. और आजकल काफ़ी एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं इस फील्ड में कि स्पेशली जो मैरिज काउंसलिंग करते हैं, स्पेशली जो फैमिली काउंसलिंग करते हैं, या फिर स्कूल काउंसलिंग कहते हैं, जिन्हें स्कूल काउंसलर्स भी कहते हैं। तो ये सब हो गया काउंसलिंग साइकोलॉजी में। अब 16 है एजुकेशनल साइकोलॉजी। द डिसिप्लिन डील्स विथ क्लासरूम डायनामिक्स, टीचिंग स्टाइल्स एंड लर्निंग। ये डिसिप्लिन किससे डील करता है कि क्लासरूम डायनामिक्स में, कि हमारा क्लासरूम किस तरीके का होना चाहिए, टीचिंग स्टाइल्स क्या क्या होने चाहिए, लर्निंग किस तरीके से करनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएँ, बच्चों को मन करे कि वो स्कूल में जाएँ। इट डेवलप्स एजुकेशनल टेस्ट, इसमें एजुकेशनल टेस्ट भी डेवलप किए जाते हैं। इवेल्यूएट्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जिससे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी करे जाते हैं कि ताकि जो टीचर्स हैं और जो बच्चे वो इंटरेक्ट कर सकें और ज़्यादा उनका पढ़ाई में मन लगे। It deals with broader problems of increasing the efficiency of learning in school by applying psychological knowledge about and of learning and motivation to the curriculum. It deals with broader problems. ये बड़ी प्रॉब्लम से डील करते हैं। जितनी भी साइकोलॉजिकल नॉलेज है लर्निंग को लेकर के, लर्निंग के बारे में और लर्निंग की और मोटिवेशन की, उन सबको अप्लाई करा जाता है ताकि जो एफिशिएंसी है स्कूल में लर्निंग की वो बढ़ाई जा सके, ताकि स्टूडेंट्स स्कूल में ज़्यादा सीख सकें। इस सब के बारे में इस फील्ड में स्टडी करा जाता है और काम करा जाता है। अनदर सब फील्ड, और इसी के एक सब फील्ड है स्कूल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक फील्ड है स्कूल साइकोलॉजी, उसमें भी हम ये सब पढ़ते हैं। तो ये हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब 17 है एर्गोनॉमिक्स। इट इंटर रिलेट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज टू ह्यूमन बिहेवियर। ये रिलेट करता है ह्यूमन बिहेवियर को टेक्नोलॉजी से, जितनी भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे ह्यूमन बिहेवियर को रिलेट करता है। इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग द वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स फॉर द कंफर्ट एंड ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इंडिविजुअल्स। अब इस फील्ड में क्या होता है कि जो भी हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, जिस भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उससे हमारे बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है। अब इस फील्ड में क्या करते हैं कि हम ऐसे डिज़ाइन हमारे वर्क प्लेस को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से मैनेज करते हैं, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जिससे एम्प्लॉयज़ को कंफर्ट मिले। एम्प्लॉयज़ अगर कंफर्टेबल होंगे तो काम और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, और जब काम अच्छा होगा तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी को और ह्यूमन बिहेवियर को रिलेट करते हैं, जिससे कि हमें फ़ायदा हो सके, एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो, ताकि अगर उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो उनकी भी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और जब मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो उन्हें काम भी अच्छा होगा कंपनी में और उन्हें प्रॉफिट भी होगा। तो ये हो गया एर्गोनॉमिक्स। अब 18 है मेडिकल साइकोलॉजी। मेडिकल साइकोलॉजी में क्या होता है? इट अप्लाइज साइकोलॉजी टू मैनेज मेडिकल प्रॉब्लम्स सच एज द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, कॉम्प्लेनेस इन टेकिंग मेडिसिन्स। इस फील्ड में हम साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने की, मेडिसिन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और हमारी इलनेस से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कुछ भी, अगर हमारे साथ अच्छा भी हो रहा है लेकिन हम बीमार हैं, सुबह समय ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना अच्छा लगता, ना कोई टेस्ट अच्छा लगता है, ना कुछ। अगर हमारी कोई बहुत अच्छी चीज़ भी जो हमें बहुत पसंद है वो भी अगर हो रहा होता है हमारे साथ, तब भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इससे क्या हुआ, हमारी इलनेस का हमारे इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है। अगर हम बीमार हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम इस सब चीज़ के बारे में मेडिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मेडिसिन का, हमारी इलनेस का, इस सब का हमारे बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब 19 है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इन्वेस्टिगेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर इन वर्क सेटिंग ranging from selection and recruitment of employees, work motivation and leadership। अब इस फील्ड में सभी एस्पेक्ट्स जो कि हमारे वर्क प्लेस से रिलेटेड होते हैं वो सब करे जाते हैं। सिलेक्शन करा जाता है एम्प्लॉयज़ का, उनकी रिक्रूटमेंट करी जाती है, वर्क मोटिवेशन दी जाती है, लीडरशिप के
लीडरशिप के प्रिंसिपल्स, लॉज, ये सब बनाए जाते हैं इस फील्ड में। दे यूज़ इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्ट डेवलप करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ करते हैं, जिससे कि वो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं, उन्हें रिक्रूट करते हैं। स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड आल्सो अप्लाई साइकोलॉजी टू प्रॉब्लम्स related to management and employee training, leadership and supervision etc. इस फील्ड के साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स किस चीज़ से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उससे, लीडरशिप से रिलेटेड, सुपरविजन से रिलेटेड इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट, जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं। आल्सो कॉल्ड पर्सनल साइकोलॉजिस्ट, और इन्हें पर्सनल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। अब 20 है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड लॉ। फॉरेंसिक साइकोलॉजी का और लॉ का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फील्ड बनी है। इन्वॉल्व्स साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स यूजुअली सस्पेक्टेड फॉर एन इलीगल एक्ट और क्राइम। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स को अप्लाई करते हैं किसी इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल कौन होता है, ज़्यादातर कोई क्रिमिनल जिसने कोई गलत काम करा है या फिर जो जेल में है बट वो अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो पता करते हैं कि क्या सही में इस पर्सन ने ये क्राइम करा है या नहीं करा है। साइकोलॉजिस्ट आर इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सेटिंग्स। साइकोलॉजिस्ट कई जगह पर पाए जाते हैं, कई जगहों पर वर्क करते हैं। स्कूल्स में डूइंग थ्रेट असेसमेंट करते हैं स्कूल्स में, द प्रिजन जैसे कि मैंने बोला जेलों में, और इन दी कोर्ट रूम में भी सर्विंग एज एन एक्सपर्ट विटनेस, एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में भी ये सर्व करते हैं खुद को। दे आर प्रोफेशनली स्किल्ड इन बिहेवियरल एनालिसिस, इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। ये प्रोफेशनली किस चीज़ में स्किल्ड होते हैं, बिहेवियर एनालाइज करने में, इवेल्युएशन करने में, ट्रीटमेंट करने में, असेसमेंट करने में, इन सब में ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। दे गेट ट्रेनिंग इन लॉ, इन्हें लॉ की भी ट्रेनिंग होती है और क्रिमिनल साइकोलॉजी की भी ट्रेनिंग होती है, एंड ऑल्सो ट्रेंड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब ये लॉ की भी इन्हें पढ़ाई करनी होती है, इन्हें क्रिमिनल साइकोलॉजी की भी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये तीनों चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। They need to have hands-on experience in clinical assessment, interviewing, strong communication skills। और एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होने के लिए हमें किस चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए, हमें एक्सपर्ट होना होगा क्लिनिकल असेसमेंट करने में, इंटरव्यूज़ लेने में, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाकर कर कोई पर्सन एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। इन सब चीज़ों में उसकी पकड़ होनी चाहिए, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स में। अब 21 है मिलिट्री साइकोलॉजी। Refers to the study of applying psychological theories to understand as well as predict behaviors of military forces within country as well as outside the country। अब मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को अप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि वो हमारी कंट्री के जो फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके बिहेवियर को, और जो आउटसाइड कंट्री के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके। उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को अप्लाई करते हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स कैन हेल्प द आर्म फोर्सेस टू थ्राइव बेटर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब साइकोलॉजिकल टूल्स का कहाँ पे यूज़ होता है कि जैसे मिलिट्री में क्या होता है, आर्मी में, कि बहुत सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होते हैं, उन्हें फ़ाइट करनी पड़ती है, बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं जिनसे उन्हें, और उनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ होती है, इसकी वजह से उनकी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है। हमेशा वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपने आप को काम रख सकें, अपना वर्क पे ज़्यादा फोकस कर सकें। इन सब में क्या कौन मदद करता है, साइकोलॉजिकल टूल्स। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स टू डील विद द एनिमी फोर्सेस। साइकोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करा जाता है, उनका भी एप्लीकेशन किया जाता है, ताकि हम एनिमी फोर्सेज, जो हमारी दुश्मन फोर्सेज है, उनसे भी हम डील कर सकें। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ टू मेक वर्क लाइफ बैलेंस। और साइकोलॉजिस्ट, जो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं कि जो आर्म ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो अपने वर्क को और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। अब नेक्स्ट 22 है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का और ह्यूमन का क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, इस सब के बारे में डील करती है। जैसे कि जब हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, या फिर
या फिर ज़्यादा हरी भरी जगह होती है तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालता है. एम एट रिसर्चिंग एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल इश्यूज़ इन ऑर्डर टू एनहेंस बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर ह्यूमन एंड देयर वेलबींग. अभी जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो किस चीज़ पे रिसर्च करते हैं? वो रिसर्च करते हैं और जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि ह्यूमन का वेलबींग, ह्यूमन की जो लिविंग कंडीशंस है वो और भी ज़्यादा बेटर हो सके, और भी ज़्यादा अच्छी हो सके. हमारे बिहेवियर में इन्वायरमेंट का बहुत बुरा फ़र्क ना पड़े. एनवायरनमेंट से हमें और ज़्यादा खुशी मिलती है जब हम बहुत ज़्यादा हरी भरी जगह देखते हैं, हरियाली देखते हैं. लोग पहाड़ों पे घूमने भी जाते हैं इस वजह से, ताकि उनका जो डेली रूटीन है जहाँ पे वो स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादातर ट्रैफिक की साउंड सुनते हैं, उससे अलग वो लोग नेचर से मिल सकें, जो कि हमारे बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. अब लास्ट है 23 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. इट इज़ स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी ऑन स्पोर्ट्स, एथलीट परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी. इस फील्ड के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं कि किस तरीके से साइकोलॉजी स्पोर्ट्स को, एथलीट परफॉर्मेंसेस को, एक्सरसाइज में और फिज़िकल जितनी भी एक्टिविटी है उसमें साइकोलॉजी किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, किस तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं, उसको प्रभावित करते हैं. डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स दैट कैन इन्हेंस द लेवल ऑफ मोटिवेशन. बहुत सी ऐसे एस्पेक्ट्स के साथ भी डील करते हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के, जिसका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, उसकी मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा हाई करती है. उन सब एस्पेक्ट्स के बारे में डील करती हैं. हमारी परफॉर्मेंस को किस तरीके से एनहेंस कर सकती हैं, टीम स्पिरिट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को, मोटिवेशन को, टीम स्पिरिट को एनहेंस कर सकते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करती है, उन सब से डील करती है. अमंग प्रोफेशनल एथलीट्स एंड कोचेस, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं और कोचेस होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, मोटिवेशन को, टीम स्पिरिट को एनहेंस करने वाले एस्पेक्ट्स. It also shows the importance of positive well-being of individuals in sports and exercise. और ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स करते हैं, इससे ज़्यादा इन्हेंस करते हैं कि जो हमारी पॉजिटिव वेलबींग होती है, जो एक स्पोर्ट पर्सन है, कोई भी स्पोर्ट पर्सन है, कोई भी एथलीट है, या फिर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हमारी पॉजिटिव वेलबींग कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, कितना ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं और इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारी जो वेलबींग है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए. तभी हम किसी स्पोर्ट में या फिर अपनी एक्सरसाइज में, अगर किसी को जिम जाना है और उसको कोई मोटिवेशन नहीं है, क्या उसे कोई मोटिवेशन, कोई उसका मन नहीं है जिम जाने का, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं है, उसके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उसका मन नहीं करेगा कि वो जिम जाए, तो क्या वह हमारी एक्सरसाइज पे, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है. तो किस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है हमारी स्पोर्ट को, हमारी एक्सरसाइज को, इस सब के बारे में इस फील्ड में स्टडी करते हैं. तो यहाँ पर सारी सब फील्ड्स, टोटल 23 सब फील्ड्स ख़त्म हो गई हैं. और इसी के साथ ये यूनिट का लास्ट टॉपिक है, साइकोलॉजी इन इंडिया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. इंडिया में साइकोलॉजी क्या है, क्या ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है और क्या मॉडर्न साइकोलॉजी है, इस सब के बारे में इसमें पढ़ना है. और ये लास्ट टॉपिक है. इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमने साइकोलॉजी में क्या पढ़ा था कि साइकोलॉजी फिलोसफी का पार्ट और फिलोसफी से इमर्ज हुई है. इन इंडिया, और इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी साइकोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1960. 1916 में पहली बार साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी. फिलोसफी के अंदर ही हम साइकोलॉजी को पढ़ते थे उस टाइम में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में. टू प्रमोट एडवांस एंड स्प्रेड द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1924. इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1924 में. और क्यों इस्टेब्लिश हुई थी? ताकि साइकोलॉजी की नॉलेज को और ज़्यादा फैलाया जा सके और ज़्यादा एडवांस करा जा सके और इसे ज़्यादा प्रमोट करा जा सके. ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स मच रेलिवेंस वाज गिवन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. शुरुआत में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को. इन लेट 40s में अप्लाइड साइकोलॉजी गेंड इम्पोर्टेंस इन इंडिया. लेकिन लेट 40s में जब ये इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश की गई थी, उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी इंडिया में. मैनी इंडियन थियोरीज वर आल्सो डेवलप्ड. बहुत सी इंडियन थियोरीज भी डेवलप की गई थी, जैसे इंडियन थियोरीज ऑफ परसेप्शन बाय जे सिन्हा ने बुक लिखी थी इंडियन थियोरीज ऑफ परसेप्शन. और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी इन 1958 में जादुनाथ सिन्हा
रोट अ बुक ऑन कॉग्निशन, कॉग्निशन के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी और फिर बाद में आगे चल के इन्होंने बुक लिखी इमोशंस के ऊपर। तो ये इंडियन थियरीज थी। टुडे द वर्क्स ऑफ ओरिएंटल साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, योग साइकोलॉजी एंड जैन साइकोलॉजी आर एन एमिनेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिकल लिटरेचर। मॉडर्न साइकोलॉजी में हम बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, ओरिएंटल साइकोलॉजी और योग साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये इंडियन लिटरेचर में हम पढ़ते हैं ज़्यादातर। वेस्टर्न आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी इन इंडिया। जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं और वेस्टर्न प्रिंसिपल्स है, जैसे हम अपनी बुक में भी ज़्यादातर वेस्टर्न जो थियरीज़ हैं उन सब के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था, काफ़ी प्रभाव पड़ा था इंडियन साइकोलॉजी पे। बेसिकली द इंडियन साइकोलॉजी फोकस ऑन द एंशियंट इंडियन थॉट्स एंड प्रीचिंग्स। जो बेसिक इंडियन साइकोलॉजी उसका मेन फोकस किस पे रहता था? एशियन इंडियन थॉट्स पे और प्रीचिंग्स पे, मीन्स प्रवचन पे, ये ज़्यादा इंक्लूड किए जाते थे इसमें। ट्रेडिशनली द फिलोसफिकल एंड रिलीजियस लिटरेचर लाइक वेद्स and epic literature reflected the religious thought on how an individual should deal with different situation. ट्रेडिशनली क्या होता था कि जो फिलोसफिकल और रिलीजियस लिटरेचर हैं, जैसे कि वेद हो गए, ग्रंथ हो गए, भगवत गीता हो गई, और जितने भी एपिक लिटरेचर, जितने भी लिटरेचर हैं, जितने भी रिलीजियस लिटरेचर हैं भारत में, उन सब को पढ़ा जाता था, उन सब पे फोकस किया जाता था। और वो क्या दर्शाते थे? रिलीजियस थॉट, कि किसी पर्सन को किस तरीके से एक सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए, बिहेव करना होगा। इन सब के बारे में ये सब लिटरेचर्स में लिखा रहता था और उनको फॉलो किया जाता था। मैनी वेस्टर्न साइकोमेट्रिक टूल्स हैव बीन अडेप्टेड एज वेल एज इंडियन टूल्स हैव बीन डेवलप्ड इन अकॉर्डिंग्स टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि हमारा कल्चरल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। हम किस कल्चर से हैं वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो बहुत से वेस्टर्न साइकोमेट्रिक टूल्स भी यूज़ किए जाते थे और साथ साथ इंडियन टूल्स भी डेवलप किए गए अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो वेस्टर्न साइकोमेट्रिक टूल्स हैं वो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग डेवलप करे गए हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर में डिफरेंस है। बट हमारा जो इंडियन कल्चर है वो उनसे अलग है, इस वजह से हमारे भी साइकोमेट्रिक टूल्स डेवलप किए गए थे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये यूनिट इसी के साथ, इस पॉइंट के साथ इधर ख़त्म हो गई है और हम नेक्स्ट वीडियो में BPCC 102 बायो साइकोलॉजी को हम कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।